नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सवाल पर, एक ऐसे मुद्दे पर जो साइकिल वालों को छोड़ देंगे तो हर घर घर से जुड़ा हुआ मामला है। और देश में साइकिलें अब सिर्फ बच्चे चलाते हैं या फिर ब्लड प्रेशर शुगर कम करने के लिए लोग चलाते हैं, बाकी तो सब टू व्हीलर और फोर व्हीलर पर हैं। इसलिए बात कर रहे हैं पेट्रोल की, जिसमें E20 का सवाल भी है और E20 को लेकर बवाल भी है। और इसका एक रास्ता निकाला है कि क्या E10 नहीं हो सकता, क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिलाया जा रहा है, जिसे E20 कहते हैं। अब बीच में ये चर्चा थी कि उससे गाड़ी के इंजन खराब हो रहे हैं। 2020-21 के पहले की गाड़ियां उसके इंजन उसके लायक नहीं है, इसलिए अंदरूनी पार्ट्स भी खराब हो रहे हैं। बेहतर हो कि E20 के बाद E10 भी निकाला जाए। और सरकार, कोई पक्की खबर नहीं, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं सरकारी सूत्रों से, वो ये कि सरकार डीजल पेट्रोल की जो ऑयल कंपनियां, उनसे बात कर रही है कि E10 भी निकाला जाए, ताकि जो लोग चाहें वो E10 ले लें, और नहीं तो E20 तो है ही। और वैसे तो बहुत से लोग, नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे, जेन जी और अल्फा, भारत में तो ट्रक और बस भी घासलेट से चला करती थी। लोग घासलेट मिलाकर केरोसिन से चलाया करते थे। अलग बात है कि अब जब केरोसिन का संकट आया तो मजबूरी में वो सब पेट्रोल पर आ गए। तो E20 के बाद E10 का मामला है, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये कब से लागू होगा या नहीं होगा। लेकिन भारत सरकार के एक बड़े सलाहकार ने इस पर कल एक आर्टिकल भी लिखा था, और उसी के बाद ये सुगबुगाहट पूरे देश में तेज हुई है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है दो विशेष मेहमान स्टूडियो में। सामाजिक कार्यकर्ता श्री भूपेश गुप्ता जी। भूपेश जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी संदीप पाठक जी। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। और फोन लाइन पर जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। चर्चा की शुरुआत रमेश सिंह जी आपसे करना चाहते हैं कि मामला जियो पॉलिटिक्स का है। गल्फ कंट्री से कच्चा तेल आता, क्रूड ऑयल रूस और वेनेजुएला तक से आ रहा है भारत में। क्या ये E20 का मामला सच में इतना खतरनाक है कि जो देश घासलेट से गाड़ियां चलाता था, उसके लिए अब E20 बहुत कठिन हो गया है? मैं अपनी निजी राय बता दूं आपको कि इसमें जो सारा मामला है वो ऐसा है कि जब तक आपके पास बेहतरीन किस्म के वाहन नहीं थे तो घासलेट से काम चल रहा था। अब B4 V6 के इंजन आ गए हैं, तो अब उस पर बातचीत हो रही है। तो आपकी राय, किस ढंग से देखते हैं ये E20 को और E10 को? राघवेंद्र जी, मेरा इस पे बड़ा संतुलित दृष्टिकोण है कि देर सवेर दुनिया में एक भी सेल ऑयल की जो आपूर्ति है वो तो उसकी तो विदाई हो रही है। तो पूरी दुनिया में इस बात के मद्देनजर इसके विकल्प पे काम हो रहा है। गैर परंपरागत ऊर्जा में सोलर बिजली, सोलर सेल और ये जो पवन चक्की वगैरह पर काम हो रहा है। इसके बाद बैटरी चालित वाहन का जो प्रचलन भी अपने भारत में काफी बढ़ा है, और इस पर भी अनुसंधान हो रहा है निरंतर कि किस तरह से ऐसे चार्जर आए जो जल्दी चार्ज करे, बैटरी भी ऐसी आए जो ज्यादा समय तक ऊर्जा को प्रिजर्व कर सके। तो दुनिया में हर प्रकार के अनुसंधान हो रहा है। जो सेल ऑयल है वो भी एक दिन खत्म होना है, तो उस पर भी अनुसंधान हो रहा है। गैर परंपरागत जो स्वदेशी ईंधन पे काम चल रहा है, जो इथेनॉल है, अब ये 20 की जो ब्लेंडिंग हो रही है वो 20% में हो रही है। तो जो नए वाहन हैं इनके इंजन बहुत सोफिस्टिकेटेड है, तो उनमें कुछ खराबियां आ रही है, इसका तो कोई शक नहीं है। तो ये जो सरकार E10 का जो विकल्प ला रही है बहुत बढ़िया है, लेकिन ये परीक्षण की स्टेज है। ये परीक्षण की स्टेज पे फीडबैक आएंगे। मोटर जो कंपनियां हैं वो भी इंजनों में सुधार करेंगी, ताकि स्वदेशी जो ब्लेंडिंग ऑयल है पेट्रोलियम में, उसके अनुरूप उनके इंजन को बनाया जाए। जरूरी भी है, क्योंकि भविष्य में अगर हम स्वदेशी विकल्प को आजमाते हैं और स्वदेशी ईंधन को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जरूरी भी है ये। इससे हमारी विदेशी मुद्रा बचत होगी। दूसरा, इससे देश में भी फायदा होगा। अभी जो इथेनॉल बन रहा है, ये जो धान का जो पुआल है उससे बनता है। हमारे इधर से खेतों में से बहुत सारा पुआल इकट्ठा करके ढुलाई हुई है। भविष्य में अगर ये इसी तरह चलता रहा तो किसानों को भी फायदा होगा। तो ये जो स्वदेशी ईंधन पे काम होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो इथेनॉल बन रहा है उसकी टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन आएगा। उसकी जो फीडबैक आएगा उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन करेंगे कि मतलब इस तरह का उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो कि वो वाहनों को ज्यादा नुकसान न पहुंचाए। तो दोनों तरफ के परीक्षण से दोनों तरफ परिवर्तन आएगा। तो ये जो
इथेनॉल है, अभी तो फिलहाल सरकार को E10 पे आना चाहिए और उपभोक्ताओं को भी ज्यादा विरोध नहीं करना चाहिए। हमें असल में राघवेंद्र जी कुछ ज्यादा ही हम नाजुक लोग हो गए, और ये खास तौर से अब हर बात का आंदोलन करना, हर बात का विरोध करना, हमें ये नहीं सोचते कि देश की परिस्थितियां क्या है, देश के भविष्य में की जरूरतें, ऊर्जा की जो जरूरतें हैं वो क्या है, उसके अनुरूप हमारे अनुसंधान क्या होना चाहिए, उनके फीडबैक के हिसाब से परिवर्तन भी होना चाहिए, और आम आदमी को उसके प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना चाहिए। जो परीक्षण हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसको वो स्वीकार करे और उसमें सहयोग करे। वो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ भविष्य में जो तकनीकी विकास होगा उसमें किसानों को इससे फायदा होगा। गन्ने से तो इथेनॉल बन रहा है, मैंने अभी कहा कि धान के पुआल से भी इथेनॉल बन रहा है। भविष्य में कुछ ऐसी फसलें भी आ सकती है, किसान 10% 20% जो अपनी खेती है उसमें उस फसल को डाल के और नगद केस के रूप में उसमें इथेनॉल या मतलब स्वदेशी ईंधन बने, तो किसान को भी फायदा होगा, विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी, और भविष्य में इससे ये भी हो सकता है कि प्रदूषण ऐसा ईंधन आए जो प्रदूषण में कमी लाए। तो इस पर सरकार को भी और उपभोक्ताओं को भी एक संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रमेश जी हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक तो पहलू तो आपने बता दिया कि भाई उसके बहुत सारे फायदे हैं, एक और कि विदेशी मुद्रा बच रही है। डीजल पेट्रोल में अगर आप इथेनॉल मिला रहे हैं तो फिर मक्के की खेती भी को भी बढ़ावा मिलेगा, गन्ने की खेती, और आप धान के जो भूसा होता है उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन गन्ने और जो अपनी धान की खेती उसमें पानी बहुत लगता है, तो उस पर भी बात करेंगे कि आखिर इसके अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है पाठक जी, माइलेज का जो शिकायत है, माइलेज में कमी तो आई है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप मिलावट करेंगे, वैसे भी ये देश मिलावट का है, मिलावट पे तो कोई कानून ऐसा बन नहीं रहा, तो सरकार ने कहा हम भी मिला देते हैं, उसमें क्या है। लोग डीजल पेट्रोल में पानी मिला रहे हैं, घी में कुछ और मिला रहे हैं, तो मिलावट हो गई है, ये मान लें इथेनॉल की। लेकिन उस मिलावट के फ़ायदे सरकार को दिख रहे हैं, तो उस पर सरकार जा रही है। लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी आ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, फिर हाइड्रोजन की बात भी हो रही है, तो दुनिया आगे बढ़ रही है। सिर्फ इथेनॉल तक रुकेगी ऐसा नहीं लगता मुझे। लेकिन ये अच्छा विकल्प है जो वी अनंत नागेश्वरन कह रहे हैं, जो सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, कि E20 पर क्यों अड़ना, E10 पर आइए। भाई पेट्रोल पंप पर अभी 2 पंप लगे रहते हैं, एक तो सुपर पावर का पेट्रोल होता है, एक नॉर्मल पेट्रोल होता है। अब नॉर्मल में तो आपने E20 मिला दिया, एक और उसमें मशीन लगा दी जिसमें E10 लिखा हो, तो जिसके पास पैसा कम है वो E10 ले ले, जिसके पास पैसा ठीक है, जिसके पास पैसा कम है वो E20 ले ले, थोड़ा सा ज़्यादा वो E10 ले ले, और जिसके पास बहुत ज़्यादा वो सुपर पर चला जाए। तो ये एक चॉइस लोगों के पास हो जाएगी, और इसमें कोई शक नहीं कि डॉलर की बचत भी होगी। और दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, युद्ध चल रहे हैं, कच्चा तेल आ नहीं पा रहा है, ईरान इराक के साथ मैंने अरब कंट्रीज़ में, फिर रूस से भी प्रतिबंध है, तो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय दिक्कतें हैं, उसका ये बीच का रास्ता। तो मुझे लगता है कि इस पर भी सरकार और सबको, विपक्ष को और आम आदमी को, हम सबको बात करनी चाहिए। मैं अंतिम बात जोड़ूं, भूपेश जी के साथ हम कभी कभी गाड़ी से बाहर जाते हैं तो मैं अपनी गाड़ी का इनको माइलेज दिखाता रहता हूं। जब E20 नहीं आया था तो मैं बोलता था ये गाड़ी देखो 22 का एवरेज दे रही है। अब वो जब E20 आ गया है पेट्रोल में मिलकर, तो वो 1 पर किलोमीटर 1 का फ़र्क पड़ा, 1 लीटर में 1 किलोमीटर का अंतर आया है। तो ये अंतर तो है, लेकिन इतना नहीं है जितना हल्ला मच रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं। पहले आपकी राय पाठक जी, फिर मैं भूपेश जी के पास आऊँगा। देखिए, बिल्कुल E10 तो स्वागत की बात है, लेकिन प्रश्न इसमें ये नहीं है, यहाँ R&D की बात है, क्योंकि देश की बहुत बड़ी आबादी इसका उपयोग करता है। और कोई भी चेन मैनेजमेंट में आप देखिए, रिफाइनरी से लेके एक पेट्रोल पंप तक उस उत्पाद आने तक और फिर वो ग्राहकों तक जाने तक एक बहुत बड़ी प्रक्रिया और बहुत बड़ी चेन नेटवर्किंग है। अगर इसमें कहीं भी कोई भी R&D होती है तो पूरा सिस्टम कोलैप्स होता है। आपको इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रयास किया, जैसे आपने कहा कि हाइड्रोजन से भी हो रहा है। आप देखिए, सत्य आमतौर पर निर्विकल्प होता है, लेकिन यहाँ प्रकल्प हैं। आपने जो एवरेज की बात कही, जब कंपनी किसी चीज़ में कहती है एवरेज कि वो 25 का देगी, जब उसी चीज़ को मैकेनिक कहता है 25 नहीं, आपको 22-21 तो दे ही देगी, और जब उसी एवरेज को आप चलाते हो तो वो निकलता है 16-17, फिर बताया जाता है कि आप अगली सर्विसिंग में ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि इस R&D में हम 2 साल निकाल देते हैं, जब तक गाड़ी हमारी, और फिर बोलते हैं अब 2 साल पुरानी गाड़ी हो तो वैसे ही एवरेज कम देती है। तो कहने का मतलब इस तरीके से यदि हम बात करेंगे तो मार्केट में जो मैसेज आना है, जो वो मैसेज नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे बात ये है कि क्या हम किसानी की बात कर रहे हैं, कृषि प्रधान व्यवस्था है हमारी,
क्या हमारे उत्पाद उतने हो पा रहे हैं? एथेनॉल के लिए हम अगर केवल वेस्ट मटेरियल से बन रहा होता तो अभी कोई बात नहीं थी। अगर किसान भी अपनी मतलब आमदनी और उसकी बिकावली सब चीज़ों को देख के अपनी फसलें बोता है, और बीच में आपने एक बार डिबेट में कहा भी था कि पहले बदल बदल के फसलें बोते थे तो ज़मीन अच्छी रहती थी। अब वो क्राइटेरिया तो खत्म ही हो गया, अब तो लाभ का धंधे वाली बात आ गई है। तो उस स्थितियों में भी किसान कहीं ना कहीं इफेक्टेड है कि हम अच्छे से अच्छा उत्पाद करें और बेहतर पैसा कमाएं। अब उसमें एथेनॉल कितना बन पा रहा है उसकी मतलब ब्लेंडिंग में आप ये देखिए कि अभी एक और R&D में मतलब एक वो आया है कि यदि अंडरग्राउंड पेट्रोल में मॉइस्चर ले लेगा तो एथेनॉल और वाटर सेपरेशन कर देता है। मतलब वो ब्लेंडेड करने के बाद वो उसमें से रिफाइनरी से उसको अलग हो जाएगा, तो वो और खराब स्थिति हो जाएगी कि अगर वो नीचे बैठ गया जैसे होता है। और आपको ये सुन के और आश्चर्य होगा कि पेट्रोकेमिकल के इतने सारे उत्पाद हैं, बहुत टेक्निकल इशू है ये, जो हम लोग तो उतने जानते भी नहीं है कि मतलब उसके हवाई जहाज के पेट्रोल से लेकर तारकोल तक बनता है। आप को सुन के आश्चर्य होगा कि बीच में एक समय ऐसा आया था कि मध्य प्रदेश में ट्रांसफार्मर फेलुअर सबसे ज़्यादा बढ़ गए थे। तो आपको सुन के ये आश्चर्य होगा कि उस ट्रांसफार्मर के ऑयल को चोरी करके जनरेटर और ट्रैक्टर चल रहे थे। तो ये स्थिति मतलब मेरी खुद देखी हुई आंखों देखी बात बता रहा हूं मैं आपको, इसमें कहीं कोई मतलब सुनी सुनाई बात नहीं है जी। तो उस स्थिति को अगर आप देखिए कि यदि मतलब ये सब चीजें सिस्टम को कोलैप्स करती हैं। अब आप देखिए कोई ट्रांसफार्मर फेल हो जाएगा तो वहां का तो पूरी बिजली बंद हो गई ना। तो ये सब चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उत्पाद कितना सेपरेशन है। और E10 और E20 में सबसे बड़ी अड़चन ये आएगी कि पेट्रोल पंप में वो व्यवस्था ही नहीं, पावर और नॉर्मल पेट्रोल तो बेच नहीं पा रहे हैं ठीक से। अब वो E10 और E20 को यदि लेके बैठेंगे और उसमें भी लोग कहेंगे कि मतलब उसमें आए दिन झगड़ा होगा, या तो इनको सेपरेशन आधे पेट्रोल पंप E10 करने होंगे आधे E20, फिर भले ही आप दूर से भराइए, एक ही जगह पे अगर ये दोनों उत्पाद होंगे तो मतलब सर फुटबॉल की नौबत रहेगी यहाँ पे। देखिए, हम आशंकाएं कुशंकाएं खूब कर सकते हैं, उसमें यह भी है कि एवरेज में फ़र्क आ रहा है, मैंने उसका जिक्र किया। लेकिन डीजल अगर पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे होंगे तो ऐसा नहीं कि किसी मोहल्ले के छुट भैया किसी की बात सुनकर सरकार ने क्या होगा। सरकार ने बहुत रिसर्च की होगी, इसमें करोड़ों अरबों रुपए का मामला है और बड़े बड़े इसमें विशेषज्ञ लगे होंगे, तब जाकर ये चीज़ आई है। और ऐसा हम नहीं मान सकते कि मन में आया कि पेट्रोल में घासलेट मिला और मोटरसाइकिल चला लो, इस तरह से नहीं इसकी ब्लेंडिंग हुई होगी। इसके पीछे बहुत रिसर्च है लंबी, तब जाकर इस मुकाम पर आए। हम लोग यहाँ बैठ कर कह सकते हैं कि सरकार क्या कर रही, कुछ नहीं कर रही, वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा शोध होता है, तब जाके पब्लिक में चीज़ आती है। उदाहरण के लिए अभी फाइटर प्लेन हिंदुस्तान बना नहीं पा रहा है, लेकिन फाइटर प्लेन का इंजन बनाने के लिए 25-30 सालों से कोशिश हो रही है। तो रिसर्च होती है, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये सब चीज़ें हवा हवाई थी और अचानक लेकर आ गए। तो मुझे लगता है कि इसमें जो बीच का रास्ता है वो बेहतर है, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग कहते हैं ना कि भाई एक काम करिए, आप कोई बीच का रास्ता बताइए। जब कुछ चीज़ उलझ जाती है तो ये चीज़ अगर उलझ गई है तो बीच का रास्ता बता दिया है। वी अनंत नागशेरन जो है, जो सरकार के आर्थिक मुख्य सलाहकार हैं, तो मुझे लगता है कि देश इसी पर जाएगा, बीच के रास्ते पर, क्योंकि मध्य मार्ग यहाँ बहुत चलता है। आपने कहा कि यहाँ तो मिलावट होती है, तो हम तो मिलावट भी स्वीकार कर रहे हैं, चोरी चकारी भी होती है। अगर ऑयल कंपनी से कोई चीज़ निकल रही तो वो आते आते तक पेट्रोल पंप तक आते और नोजल से आपकी टंकी में आते तक कितनी मिलावट हो जाती है। तो एक तरह से हमारे यहाँ चोरों का देश भी है, मिलावटियों का देश भी है, और सरकार उस मिलावट को अब वो कर रही है, ऑथराइज कर रही है कि ठीक है ये मिलावट 20% की। लेकिन भूपेश जी, ये एथेनॉल जो है अगर वो गन्ने से बन रहा है तो 71 रुपये लीटर है, मक्के से बन रहा है तो 65 रुपये लीटर है, और पेट्रोल बिकता है 110 रुपये, 112, 115 अगर अपन सुपर पावर की तरफ जाएं। तो मुझे लगता है कि जो दुनिया की आर्थिक स्थिति है उसमें सरकार ने भी बहुत सोच समझ के बीच का रास्ता निकाला है। लेकिन यहाँ तो कौवा कान ले गया तो ले गया कौवा कान, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो जिक्र किया आपसे, आप गवाह हैं उस बात के कि 1 लीटर में 1 किलोमीटर का फ़र्क आया है, आप गवाह हैं इसके। तो हल्ला बहुत है, अभी बहुत सारे वीडियो आ गए थे कि ये इनोवा कंपनी ने क्या कर दिया है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। तो फर्जीवाड़े भी देश में होते हैं, क्योंकि नौटंकियाँ भी यहाँ बहुत होती है। आपकी राय इस पर? देखिए राघवेंद्र जी, जहाँ तक एवरेज का सवाल है, हिंदुस्तान का आदमी जब भी गाड़ियाँ खरीदता है तो सबसे पहले उसकी माइलेज की बात करता है। आम आदमी, बिल्कुल, जो सुपर रिच लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए तो 8, 10, 12 का एवरेज भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हिंदुस्तान का बड़ी आवाम जो मध्यम वर्गीय है, वो हर चीज़ में, चाहे वो मोटरसाइकिल ले, चाहे बाइक, चाहे वो स्कूटी ले या वो कार ले, वो एवरेज पे सबसे पहले बात करता है। इसीलिए हिंदुस्तान जो करवट बदल रहा है उसमें हम EV की ओर जा रहे हैं, हम CNG की ओर जा रहे हैं। अभी आपने एक ट्रेन चली, वो हाइड्रोजन से चली, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। तो जो 1 किलोमीटर का फ़र्क हो या 2 का हो या 5 का हो,
वो फ़र्क मेजरेबल है। आदमी अपना बजट बनाता है और बजट में अभी हर घर में जिस तरह से कारें हो गई हैं या बाइक हो गई हैं, हर घर के बजट का एक मेन कंपोनेंट आपका फ्यूल कंजम्पशन हो गया है। तो इससे आम आदमी प्रभावित हो रहा है, ये तो कोई इसमें कोई शक ही नहीं है। और उसकी जो अफोर्डिंग कैपेसिटी है वो ग्रेजुअली कम हो रही है। जिस तरह आप देखते हैं ग्रेन्स की महंगाई बढ़ती है तो आदमी की थाली पे और उसके जो आइटम्स हैं या खाने पे फ़र्क पड़ता है। उसी तरह महंगाई पेट्रोल में अगर उसका एवरेज कम मिलेगा तो उसके मूवमेंट से लेके हर चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। ये तो एक चीज़ होगी राघवेंद्र जी, जिस पे गौर करना सबके लिए लाजमी है। कई सारी कंट्रीज़ में जो हमने देखा है, जो पाठक जी बता रहे हैं, तो कई सारी कंट्रीज़ में एक ये है कि E20 है, E10 है, नॉर्मल है एंड देन पावर पेट्रोल है। उन्होंने उतना वर्क किया उन कंट्रीज़ ने और 4 तरह के टैंक लगाए हैं और 4 तरह के पंप उनने रखे हैं और उन्होंने फिर उसमें ऑप्शन दे रखा है सारे कस्टमर्स को कि विच एवर यू वांट टू परचेज। आपको E20 लेना है तो इस पंप से ले लीजिए, E10 लेना है यहाँ से ले लीजिए, नॉर्मल पेट्रोल लेना है यहाँ से ले लीजिए और पावर डालना है तो। अब मैं भोपाल की बात करता हूँ, मेरे कई सारे दोस्त जो हैं जो E20 से डर रहे थे कि यार गाड़ी हमारी ख़राब हो जाएगी या गाड़ी में हमको एवरेज कम मिलेगा, जितना हमको ये फ़ायदा नहीं होगा उससे ज़्यादा गाड़ी सुधरवाने में पैसा खर्च हो जाएगा, जैसी स्पेकुलेशन चल रही है पूरे देश में। उन्होंने कहा हम पावर लेंगे। अब वो हफ्ते 10 दिन उन्होंने पावर 124 रुपये लीटर का पेट्रोल ख़रीदा। उसके बाद पता चला कि वो तीनों पंप से पावर पेट्रोल भी मिलना बंद हो गया। अब वो बोले साहब मरता क्या ना करता, मजबूरी में आ रहा हूँ, अब इसी को ले रहा हूँ मैं, अब जो गाड़ी का होगा देखा जाएगा। ये तो राघवेंद्र जी एक चीज़ हो गई जिसको लेके सरकार को सारी जो आशंकाएं कुशंकाएं हैं इनका विस्तृत लेवल पर समाधान करना चाहिए। और हम जानते हैं हमारे यहाँ 30 करोड़ परिवार हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तकरीबन। अब स्थिति यह है कि तमाम सारी कॉलोनियों में और शहरों में कस्बों में गाड़ियों की पार्किंग की दिक्कत शुरू हो गई है, क्योंकि मोबिलिटी बढ़ी है, इंसान की गाड़ियों की ज़रूरत है। और गाड़ियों में अगर उनके एवरेज डाउन होंगे या पेट्रोल महंगा ख़रीदना पड़ेगा तो वो सारे परिवार इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूँ, आर्थिक सलाहकार साहब का जो आर्टिकल है और उसमें उन्होंने जो इशू उठाए हैं उसमें एक मेजर इशू है जिस पे पूरे देश में विस्तृत चर्चा होना चाहिए। एथेनॉल का जो सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है वो गन्ने से होता है और उसके बाद चावल से होता है। और हिंदुस्तान की जो जिन्स हैं, हिंदुस्तान के जो खाद्यान्न हैं, उसमें सर्वाधिक पानी गन्ने को लगता है और सर्वाधिक पानी हमारे यहाँ धान को लगता है। हिंदुस्तान में जो करीब 800 ज़िले हैं उनमें से करीब 25% ज़िले ऐसे हैं जो ग्रेजुअली ग्रे बेल्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पे वाटर कंडीशन जो है वो डे बाय डे नीचे चला जा रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। पहले हम 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 फीट तक नीचे जा चुके हैं और पानी ढूंढ रहे हैं। हमारी जो पानी की संरचनाएं ख़त्म हो रही हैं। और आप खुद भी एक बड़े किसान हैं, आप जानते हैं कि कितनी बेरहमी से चाहे धान का मामला हो, चाहे आपका गन्ने का मामला हो, ये पानी है। और ये मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि ये मतलब नदियों का मायका कहा जाता है, बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, हमारे पास पानी पर्याप्त है। लेकिन ग्रेजुअली ये पानी नीचे जा रहा है, हर साल 2-4 फीट नीचे जा रहा है। और अगर हम इसी तरह एथेनॉल बनाने के लिए, अभी बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा में कई सारे मामले आए जहाँ पे ऐसा बताया गया कि जो PDS का या जो FCI का चावल था वो पता चला कि इन एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के पास पहुंच गया और वो उनको एथेनॉल बना रहे हैं। तो अगर इस तरह से हम अगर लगातार चावल पे काम करेंगे और एथेनॉल बनाएंगे, या हम गन्ने पे काम करेंगे और उससे एथेनॉल बनाएंगे, तो हम एक बहुत बड़े संकट को आमंत्रित करेंगे, वो रहेगा पानी का संकट। और मैंने एक बार और एक बात का जिक्र किया था कि जब हमारे यहाँ एक फॉरेन की एक बहुत बड़ी कंपनी ने कार बनाने का एक कारखाना जब तमिलनाडु में डाला, तो उसके कुछ ही सालों के बाद वहाँ के सारे किसान इकट्ठे होकर सरकार के पास पहुँच गए कि हुजूर यहाँ पे हमारा पानी जो है 100, 200, 300, 400 मीटर नीचे जा चुका है, क्योंकि उस कार का जो चेचिस है उसको ठंडा करने में जितना पानी लगता है, उस पानी ने उस पूरे आसपास के इलाके में संकट की स्थिति पैदा कर दी। और अगर हम लगातार किसानों से कहेंगे कि एथेनॉल बनाना है, आप गन्ना पैदा करो ज़्यादा से ज़्यादा, आप धान ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो, मक्का तो समझ में आता है कि चलो मक्के में उतना पानी नहीं लगता है, लेकिन ये जो 2 फसलें हैं सभी जानते हैं कि 1-1 लीटर चावल में या गन्ने को बनाने में सैकड़ों लीटर पानी लग जाता है।
तो हम कहीं ना कहीं हम पेट्रोल से निजात पाएंगे, लेकिन हम पानी का इतना बड़ा संकट खड़ा कर लेंगे कि उस पानी को हम जमीन से निकालना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, आपने संकट का जिक्र किया, लेकिन संकट मुझे लगता नहीं कि इतना भयावह है अभी जितनी आने वाला समय, हाँ, अभी जितनी स्थिति हमें आज वर्क करना होगा। अभी दरअसल क्या है कि जितना बिना एथेनॉल के भी किसान धान पैदा कर रहा है, उसे नहीं पता था 4 साल पहले कि एथेनॉल बनेगा। वो कंजम्पशन के लायक है, वो अभी भी उसी के आसपास है, अभी उसका यूज नहीं होता था। एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बासमती हमारा गल्फ कंट्रीज में जा रहा है, मैं वही बता रहा हूँ, अच्छे रेट मिल रहे हैं। लेकिन अगर उसको बासमती में अगर उसको यहीं ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा गन्ने धान की तरफ जाएगा, गन्ने की तरफ जाएगा। मैं नरसिंहपुर जिले से आता हूँ। बिल्कुल, हमारे जिले में गन्ने की तमाम सारे पूरा जिला गन्ने में। ठीक कह रहे हैं आप। दरअसल ये आशंका है, जब मैं वही कह रहा हूँ कि जब एथेनॉल नहीं मिलाया जा रहा था तब भी धान की खेती प्रचुर मात्रा में की जा रही है। पानी का अभी भी उसमें उतना इस्तेमाल होता है, गन्ने की खेती भी उतनी हो रही है। जो गंगा के कछार है, गंगा बेसिन जो है, वहाँ पर तो पानी आप 10 फीट खोदिए तो पानी निकल आएगा, चाहे वो हरिद्वार से निकल के गंगा जब पहुँचती गाजियाबाद और मेरठ से होती हुई जब उधर पहुँचती इलाहाबाद और अपने बनारस तरफ, तो पानी बहुत वाटर लेवल ठीक है। लेकिन हाँ, जिन इलाकों में वाटर लेवल बहुत नीचे है, वहाँ तो आज भी अगर आप बिना एथेनॉल के भी अगर आप धान पैदा कर रहे हैं तो धरती के साथ अपराध कर रहे हैं। लेकिन ये विकल्प की बात है, हम लौटेंगे इस चर्चा पर। दरअसल सरकार विकल्प ढूंढ रही है। जो दुनिया में स्थिति बनी युद्ध के बाद से, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, संकट बढ़ रहा है, कल के दिन पेट्रोल विहीनता की तरफ दुनिया जाएगी क्योंकि वो भी खत्म होने वाला है। तो विकल्प में एथेनॉल भी है, फिर ईवी भी है, फिर हाइड्रोजन भी है, फिर हम सीएनजी की बात भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक विकल्प के तौर पर है। संकट आएगा, जो चर्चा अपन कर रहे हैं, सरकार भी इसको सुनेगी तो रास्ते निकलेंगे। आप तो कंज्यूमर को सारे विकल्प दीजिए, आप E20 का दीजिए, 10 का भी दीजिए, मैंने वही कहा, नॉर्मल दीजिए, पावर भी दीजिए, मैंने वही कहा, इच्छा हो डालेगा वही। आप अगर फोर्स करेंगे कि सिर्फ E20 या E10 ही लिए जाए, ना फोर्स का सवाल नहीं है, नहीं, उपलब्धता का मामला है। हाँ, फोर्स नहीं है। अब जब है ही नहीं तो क्या करोगे आप? नहीं, अगर पेट्रोल नहीं है मान लो तो क्या करोगे आप? गाड़ी को घर में रखना पड़ेगी, देना पड़ेंगे और उन पे काम भी करना पड़ेगा। नहीं, देना पड़ेंगे तब जब वो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर आपको गरीबी में गुजारा करना पड़ेगा। कोई इसके लिए सरकार को, कोई भी सरकार को अपन फांसी पे नहीं चढ़ा सकते। अगर पेट्रोल नहीं है तो क्या करेंगे? जब कोरोना काल आया तो लोग घरों में बैठे ना, क्योंकि विकल्प नहीं था बाहर निकलने का। रमेश जी, आपकी राय बहुत छोटी सी। राघवेंद्र जी, जो पेट्रोलियम है, खासतौर से फॉसिल जो सेल्स है, वो भी कई क्वालिटी का आता है। मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब में भूपेश जी कहना है कि विकल्प तो देना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये विकल्प भी तो है, E20 के साथ E10 भी ये विकल्प ही है, नॉर्मल भी है। राघवेंद्र जी, विकल्प देना पड़ेगा, सरकार को विकल्प देना पड़ेगा, हमें उस विकल्प को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जो परिस्थितियां, वैश्विक परिस्थितियां हैं, खासतौर से पश्चिम एशिया की, और पेट्रोलियम की जो स्थिति दुनिया में बन रही है, उसकी बिना पे हमें इन सब बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। क्योंकि हमें उन चीजों को फेस करना है, हमें डॉलर को बचाना है, हमें जो वैश्विक परिस्थितियां बन रही है। रमेश जी, डॉलर को नहीं भी बचाना है, लेकिन अगर पेट्रोल नहीं तो क्या करोगे आप? पेट्रोल मान लो अभी हॉर्मुज स्ट्रेट से आना बंद हो गया तो क्या करोगे आप? सरकार क्या विकल्प देगी? हम सरकार में बैठ जाएंगे तो क्या विकल्प देंगे? क्योंकि है ही नहीं वो चीज़। तो विकल्प देना पड़ेगा, ये नहीं, अगर होगा तो सरकार देगी, नहीं होगा तो फिर पानी से ही रोटी खानी पड़ेगी। मेरा कहना है कि संकट काल है ये, और पूरी दुनिया में, अकेले भारत में नहीं है जी। नहीं, तो यही है कि हमें कुछ बहुत सारी चीजों को हमें नजरअंदाज करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोलियम की आपूर्ति बहुत खतरे में है। और इसके अलावा भविष्य में इसकी उपलब्धता भी कम होगी। तो धीरे धीरे हम आज से अगर अनुसंधानों की तरफ बढ़ेंगे, प्रयोगों की तरफ बढ़ेंगे, तो हम अच्छी क्वालिटी का इथेनॉल भी बना सकेंगे और हमारे इंजन में भी सुधार होगा, वो इन सब चीजों को फेस कर सकेंगे। बिल्कुल, ये दोनों चीजों में समानांतर चलेंगी और हम इसका सफलतापूर्वक इसका सामना कर पाएंगे। क्योंकि शुरुआत है, चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी तो रिसर्च भी होगी और कोई ना कोई रास्ते निकलेंगे। आपकी छोटी सी राय पाठक जी। आज हर घर में गाड़ियां हैं और गाड़ियों को लेकर एक उत्सव का वातावरण है, लेकिन यदि सप्लाई चेन कहीं भी बाधित होगी तो ये आंदोलन का रास्ता बन जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सप्लाई चेन भी, गाड़ी के निर्माता भी इस पर R&D में सहयोग करें। सरकार बहुत संजीदा है इस मामले में, और आने वाले समय में ये R&D कोई अच्छे स्वरूप में बदलेगी और एक, मुझे लगता है कि पेट्रोलियम की समस्या जो पेट्रोल उत्पाद की आएगी। एक सवाल था कि वो जो हर आदमी ये पूछता कि भाई गाड़ी कितना एवरेज देती है। अब गाड़ी का एवरेज तो चलाने पर भी है। अगर हमें गाड़ी को ठीक से चलाना नहीं आ रहा है तो कंपनी लिख दे वो 25 का एवरेज दे रही है,
हम उसके सेकंड गियर में गाड़ी चला रहे हैं, थर्ड में चला रहे हैं, क्लच को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, तो फिर भगवान जी पे जाएंगे तो गाड़ी का एवरेज 25 नहीं हो सकता है। हम गाड़ी गलत चला रहे हैं और दोष दे रहे हैं कंपनी को कि 25 का एवरेज नहीं आ रहा है। तो गाड़ी का तरीका हमको सीखना पड़ेगा। उसी ढंग से हम एथेनॉल के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम समग्रता में समझेंगे कि गाड़ी ठीक से नहीं चला रहे तो एवरेज नहीं आएगा। अगर हम समस्याओं को ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर आंदोलन भी इसका विकल्प नहीं है। आंदोलन से हल्ला हो सकता है, आगजनी हो सकती है, विकल्प नहीं है आंदोलन। विकल्प यही है कि कोई बीच का रास्ता, जैसे भूपेश जी ने कहा था कि आप 3 वो लगाइए मशीन, 4 मशीन लगाइए, विकल्प दीजिए। लेकिन विकल्प तब होंगे भूपेश जी जब आपके थाली में कुछ होगा। आपकी थाली में पेट्रोल नहीं तो विकल्प कौन सा है? विकल्पहीनता है। बहुत छोटी सी, समय खत्म हो जाए, आपकी संक्षेप में राय। आप विकल्प की बात सही कह रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी है जिसका सीधा सरोकार अपनी गाड़ियों के मेंटेनेंस से है, पेट्रोल उतना कंजम्पशन नहीं होता जितनी महंगी वो गाड़ियाँ खरीदता है और उसको मेंटेन करना चाहता है। अगर उसके मन में जरा भी शंका आती है कि इस पेट्रोल से मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, तो सरकार को सबसे पहले ये तमाम सारी चीज़ों पे, जब सरकार इतना बड़ा नेटवर्क रखती है अपने पास, बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ों को लेकर एक जनरल कंसेंसस भी बनाना चाहिए जो नई काम किया गया इसके ऊपर। मुझे लगता है कि आम आदमी की चिंताओं को सुन के और उसका निराकरण भी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि एक सहमति बननी चाहिए, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है मैं 2 वाक्य बोलूंगा। देश में 2 फोर्सेस काम कर रही हैं, एक सहमति बनाने के लिए काम कर रही है और एक कह रहे हैं कि सहमति बन ना जाए। तो जब सहमति बन ना जाए वाली जब काम होती है तो फिर सरकार तो क्या सब गड़बड़ हो जाता है। तो 2 फोर्सेस काम कर रही है, डीजल, पेट्रोल, इथेनॉल तो अपनी जगह है। वो फोर्सेस जो सहमति नहीं बनने देना चाहती, हर चीज़ में बवाल करना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, ये सब चल रहा है। तो देखिए आने वाले समय में चीज़ें ठीक होंगी, सुधरेंगी, देश आगे बढ़ेगा, यही हम कह सकते हैं। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। भूपेश जी आपका बहुत धन्यवाद, पाठक जी आपका धन्यवाद, रमेश जी आपका साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में इतना ही। बंदे निवास और देखते रहिए IND24।